Skoda and Volkswagen to exit India and ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है गिवन बाय द CEO ऑफ Skoda एंड ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी है क्योंकि इंडिया में जो 2.0 प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था उसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं मिल पा रही हैं उन्हें एंड ये एक और बार ऐसी बड़ी चीज़ हो रही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्वालिटी ब्रांड्स की इंडिया में कोई कदर नहीं है, ये चीज़ प्रूव होती जा रही है। एक स्टेटमेंट ऐसी पहले शेवरले के सीईओ या फिर जनरल मोटर्स के सीईओ ने दी थी बैक इन 2016-2017 जब वो एग्जिट करने वाले थे एंड इस बार दोबारा से ऐसा ही कुछ बोला गया है बाय द स्कोडा सीईओ। उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया में ओवर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स या Volkswagen स्कोडा के प्रोडक्ट्स या उस लेवल के प्रोडक्ट्स एट अ बजट प्राइस बिक नहीं सकते क्योंकि इंडिया में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इंडिया की मार्केट एंटायरली डिफरेंट चीज़ चाहती है जो अभी तक वो क्रैक नहीं कर पाए हैं। 2001 से स्कोडा है इंडिया में एंड उन्होंने स्टार्टिंग में इतनी अच्छी शुरुआत करी थी बाय इट्स ऑक्टाविया एंड हमें इन दोनों कंपनीज की इनिशियल डेज इनकी जर्नीज देखनी पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड कि यार आज ऐसा क्या हो रहा है कि ये गाड़ियां फ्लरिश नहीं कर पा रही, बिक नहीं पा रही हैं। अगर हम स्कोडा की जर्नी को ट्रेस करना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में फर्स्ट कार के साथ एंट्री ली थी विच वॉज द स्कोडा ऑक्टाविया विच वॉज अ मेजर हिट फॉर द ब्रांड एंड ऑक्टाविया जो थी वो एक ऐसी गाड़ी थी जो कि बजट में आई थी, जर्मन कार थी एंड वो सब कुछ ऑफर करती थी जो उस सेगमेंट में बाकी गाड़ियां ऑफर करती थी, इनफैक्ट उनसे ज्यादा ही ऑफर करती थी। अगर हम इक्विपमेंट ऑन ऑफर की बात करें तो मैं पर्सपेक्टिव दे देता हूं कि उस जमाने में 2001 में गाड़ी के अंदर सनरूफ आती थी जिसके पीछे इंडियन मार्केट अभी दीवानी हुई है हाल ही में पिछले 5-6 सालों में एंड बाकी अगर हम बात करें बाकी चीजें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इंजन की बात करें तो 1.8 लीटर का टी इंजन आता था, टर्बोचार्ज इंजन आता था, जबकि उस जमाने में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कहीं पे भी, सब डीजल टर्बोचार्ज इंजन यूज करते थे। एंड अगर हम सेगमेंट में बात करें तो कोरोला आती थी, होंडा की सिविक आती थी, होंडा की सिविक भी 2005-2006 में आई थी एंड ये दोनों कारियां भी 120-130 bhp के अराउंड प्रोड्यूस करती थी। पावर इनकी कम थी अगर हम ऑक्टाविया से कंपेयर करें, ऑक्टाविया की आती थी 150 bhp, 250 Nm का टॉर्क, इन दोनों गाड़ियों के टॉर्क भी 160 Nm पे समट जाते थे। तो क्लियरली यार आप अगर उस पर्सपेक्टिव से देखो गाड़ियां हमेशा से अच्छी रही हैं, प्रोडक्ट हमेशा से स्ट्रांग रहा है एंड सेफ्टी में भी गाड़ी हमेशा बहुत अच्छी रही है। फर्स्ट जनरेशन ऑक्टाविया 2001 की ऑक्टाविया भी यूरो एनकैप में 4 स्टार्स लेके आई थी, उसकी डिटेल्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। बाकी दोनों जो गाड़ियां जैसे कोरोला हो गई, सिविक हो गई, ये दोनों गाड़ियां सेम सेगमेंट की थी बट उतनी ऑफरिंग्स नहीं थी, इक्विपमेंट ऑन ऑफर कम था दोनों गाड़ियों के अंदर, फीचर्स काफी कम थे गाड़ियों के अंदर, सेफ्टी भी कम थी क्योंकि सेफ्टी उस टाइम पे जर्मन ब्रांड्स में ही आती थी। एंड अगर हम बाकी डायनामिक्स की बात करें या गाड़ी की बात करें तो बहुत वेल प्राइस्ड कार थी, काफी अच्छे से इक्विप्ड थी, काफी अच्छी हैंडलिंग थी, काफी अच्छी सेफ्टी थी, बट उसके बाद भी इतना ज्यादा अच्छा ब्रांड इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहा आज की डेट में। तो ऐसा यार इसलिए हो रहा है क्योंकि स्कोडा की एक चीज हमेशा से खराब रही है जो कि हाल ही में पिछले 5-6 साल में इंप्रूव हुई है, वो उनकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑक्टाविया जो थी वो भी इतनी एक्सपेंसिव टू मेंटेन नहीं थी, उसके अंदर भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें विच वाज द स्कोडा लोरा, वो डिजास्टर थी इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से क्योंकि गाड़ियों के बिल इतने ज्यादा आते थे, कई बार तो ऐसा होता था कि गाड़ियों के पार्ट्स होल इंजन से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे स्कोडा की इमेज पूरी खराब हो गई, रेपुटेशन पूरी की पूरी खराब हो गई। एंड सेकेंड जनरेशन जो था लोरा में प्रॉब्लम और भी थी काफी सारी, लोरा की डिजाइन लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, इनफैक्ट लोरा का नाम जो था वो लोगों को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, इस वजह से उस गाड़ी की इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आई। पेट्रोल कार जो थी उसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी फोरम्स पे बहुत सारे इश्यूज आए थे। डीजल इंजन फिर भी इनका ठीक था, डीजल इंजन लो मेंटेनेंस इंजन था बट इनकी सर्विसेज फिर भी महंगी थी, हायर साइड पे ही थी। तो इंडियन कस्टमर को ये डाइजेस्ट नहीं होता था कि यार ये गाड़ी जब 15 लाख रुपए तक की आ रही है तो ये इस गाड़ी की भी सर्विस उतनी ही एक्सपेंसिव क्यों हो रही है जितनी की एक ऑडी की या मर्सिडीज की या BMW की हो रही है, क्योंकि ये गाड़ी जब खरीदने जाओ तो सस्ती पड़ रही थी बट सर्विस उतनी महंगी पड़ रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन कस्टमर्स को समझ में नहीं आ रहा था, बाकी चीजें नहीं देख पा रहे थे उस टाइम पे कस्टमर, फीचर्स भी उस टाइम पे अच्छे आते थे गाड़ी के अंदर, हीटेड सीट्स आती थी इनफैक्ट उस टाइम पे, वेंटिलेशन तो बाद में आई थी बट ये भी मेजर फीचर्स थे जिसका कोई उस टाइम पे जिक्र नहीं होता था, कहीं बात नहीं होती थी कि ऐसे भी फीचर्स हो सकते हैं। एंड हुंडई, मारुति, ये सारे फीचर्स जो आज इतने ज्यादा हाईलाइट करके दिखा रही हैं, ये सारी चीजें भी उस टाइम पे स्कोडा, Volkswagen, ऑडी, BMW, मर्सिडीज ऐसे सारे ब्रांड्स दे रही थी बट इनके अंदर
प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें अपनी उस हिसाब से पब्लिसिटी नहीं करनी आई उस टाइम पे, उस हिसाब से इन्होंने अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग नहीं करी, उस हिसाब से रेपुटेशन नहीं बना पाई, सिर्फ अपनी सर्विस कॉस्ट के चक्कर में, हाई कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के चक्कर में। जर्मन इंजीनियरिंग के लिए जैसे कि स्टार्टिंग से बोला जाता है कि इट इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, वो बहुत ज्यादा क्लास लीडिंग एक्सपीरियंस देती है। वो इसीलिए देती है क्योंकि ये बजट में भी वही टेक्नोलॉजी यूज करती है जो कि अपनी हाई एंड कार्स में यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोलो का लें तो 2013 में पोलो आई थी एंड वहां पे काफी ज्यादा अच्छी डिमांड थी उस गाड़ी की। पोलो जीटी का नाम बहुत ज्यादा हो गया था। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जीटी जो था उसके अंदर एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता था 1.2 लीटर का, जो कि प्रोड्यूस करता था 104 bhp, 175 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत अच्छा प्रोडक्ट, कंप्लीट प्रोडक्ट। रेयर सीट में स्पेस कम थी, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उसका, लेकिन उसके अलावा गाड़ी बहुत सॉर्टेड थी, हर एस्पेक्ट से काफी अच्छी गाड़ी थी। एंड ये गाड़ी को अगर हम इंजन के पर्सपेक्टिव की बात करें, बाकी कंपनी से कंपेयर करके बताएं तो i20 के अंदर उस टाइम पे एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता था जो कि प्रोड्यूस करता था बहुत मिनिमम 82 bhp, 114 Nm का टॉर्क। तो टॉर्क इस गाड़ी का अब आप ये मान के चल लो इसकी bhp का राउंड है। पोलो का टॉर्क तो ऑब्वियसली 175 Nm काफी ज्यादा आगे था, क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस थी। एंड ये एक ऐसी चीज थी विच वॉज पेयर्ड टू अ DSG ट्रांसमिशन। DSG ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि Volkswagen ग्रुप ने डेवलप करी थी एंड इन्होंने PDK से लिया था इसको। PDK बेसिकली पोर्शा का डुअल क्लच का जो मैकेनिज्म होता है उसको कहते हैं एंड उससे Volkswagen ने ये बाकी कंपनीज अपनी सोर्स करी थी। एंड बजट में भी ये डुअल क्लचेस देने लगे, डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस देने लगे, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी। बस उसके फेलियर्स इंडिया में ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि DQ200 जो कि ट्रांसमिशन था जो कि बजट में यूज होता था और ड्राई क्लच ट्रांसमिशन था एंड वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करने के लायक नहीं था, इतनी हीट झेलने के लायक नहीं था जितनी इंडिया में होती है। जर्मन कार्स के लिए अच्छा था, वो जर्मन सिनेरियोज के लिए अच्छा था, इतनी ज्यादा ठंडी जगहों के लिए अच्छा था, बट गर्मी में वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर वहां पे इनको दूसरा झटका लगा कि इनके ट्रांसमिशन के फेलियर होने लगे, तो लोगों को ये लगने लगा यार पहले गाड़ी के इंजन के फेलियर्स हो रहे लॉरा के टाइम पे, इस टाइम पे ट्रांसमिशन के इतने फेलियर होने लगे, तो लोग इनके ब्रांड से थोड़ा दूर हटने लगे, थोड़ा सा भागने लगे। एंड इसी वजह से इनको अपना Volkswagen 2.0 प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ा, जिसके अंदर इन्होंने 4 गाड़ियां लॉन्च करी। एंड अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या खामियां थी, क्या अच्छी चीजें थी, वो सारी चीजें जानते हैं आप। तो अब इस 2.0 स्ट्रैटेजी के अंदर Volkswagen ने किन चीजों का ध्यान दिया था। फर्स्टली ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इंडियंस को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इंडिया में ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहता है सेडान्स के साथ या नीचे गाड़ियों के साथ इशू रहता है कि नीचे से स्क्रैप हो जाती हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं, अटक जाती है कई जगहों पे, क्योंकि रोड्स फुल्ली बिल्ट नहीं है, कई कई जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कई कई जगहों पे नहीं है। इस वजह से इंडिया में अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस हर गाड़ी के लिए जरूरी थी, जो कि एक बहुत बड़ा मिस था इन द Volkswagen 1.0 कार्स या स्कोडा 1.0 कार्स, क्योंकि सारी कार्स काफी लो हुआ करती थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो एक बजट में कार बनाने वाले हैं, बजट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जिसके ऊपर वो 4 गाड़ियां बनाने वाले हैं। स्कोडा की कुशाक, स्कोडा की स्लाविया, टाइगून और वर्टस, ये 4 गाड़ियां उन्होंने लॉन्च करी। अब इन 4 गाड़ियों के अंदर इन्होंने ध्यान किन चीजों का रखा था वो जानते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस फर्स्ट थिंग। सेकेंडली अगर हम गाड़ी के इक्विपमेंट ऑन ऑफर की बात करें तो वो बढ़ा दिया था। फीचर्स की जिसकी बहुत ज्यादा कमी होती थी Volkswagen की कार्स के अंदर, वो बढ़ा दिया था। काफी हद तक गाड़ी फीचर इक्विप्ड कर दी थी, लेटेस्ट फीचर्स जो चाहिए थे वो सारे के सारे दे दिए थे। एंड सबसे बड़ी चीज जो कि Volkswagen स्कोडा की कार्स में मिसिंग थी वो थी लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका ध्यान रखते हुए स्कोडा Volkswagen ने इनके लिए ईयरली प्लान्स लॉन्च किए, 4 ईयर प्लस 2 ईयर का सर्विस पैकेज लॉन्च किया, वारंटी पैकेजेस लॉन्च किए 4 इयर्स प्लस 4 इयर्स तक के। एंड अगर हम इनके सर्विस पैकेज की बात करें तो सर्विस पैकेज जो इनका था वो था 4 इयर्स का 24,000 का प्लस 2 इयर्स का एक्सटेंशन आप करा सकते हो। एंड वारंटी पैकेजेस जो है वो 4 इयर्स प्लस 2 इयर्स कर सकते हो आप, तो वो भी बहुत इकोनॉमिक करने के लिए था। एंड उनकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर हम एक ईयरली के हिसाब से देखें, सर्विस जो थी 5 से 8 हजार रुपए के बीच में हो जाती, जो कि किसी भी टोयोटा की हो जाएगी या किसी भी हुंडई की, किया की, मारुति की हो जाएगी, उसी ब्रैकेट के अंदर आ गया था वो। एंड अगर हम वारंटी की बात करें, वारंटी इन्होंने इसीलिए दी थी क्योंकि इनके ट्रांसमिशन के फेलियर्स थे, लोगों को डर लगता था, लोग इसी वजह से इनकी गाड़ियां नहीं खरीदते थे। तो ताकि लोग इनकी गाड़ियों को अप्रोच कर सके, ज्यादा अप्रोचेबल बना दे गाड़ियां, इस वजह से इन्होंने वारंटी पैकेजेस भी निकाल दिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहता कंपनी के लिए। अब इसके अलावा इन्होंने जो गाड़ियां डिजाइन करी थी वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही थी, इंडियन कस्टमर को देखते हुए ही थी। तो चारों की चारों गाड़ियां बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत वेल डिजाइंड है, प्रोपोर्शनेट कार्स हैं। एंड इनके अंदर जर्मन डायनामिक्स भी आते हैं, इन गाड़ियों के अंदर रिलायबिलिटी भी आ गई। अब
एक भी DQ200 का, DSG कार का, स्लाविया, टाइगून, वोर्टिस या कुशाक में से फेलियर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। 2024 की बात कर रहा हूँ, जून की बात कर रहा हूँ। तो क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत बेटर कर दी थी, एंड ये सारी चीजें जो हैं उसके बाद भी इंडियन कस्टमर को इतनी अपील नहीं कर पाई। लेकिन अगर हम फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट देखें, 2020 से लेके 2024 तक की इनकी जर्नी देखें, जब से गाड़ियां आई हैं, 21 से इनफैक्ट जब कुशाक लॉन्च हुई थी, तो इनकी सेल्स में इंप्रूवमेंट हुई है। अब सेल्स के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं सारा। तो स्टैटिस्टिकली 2020 के अंदर फोक्सवैगन की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर सेल्स होती थी 15,000 यूनिट की, पूरी कंपनी ब्रांड की एक साल के अंदर। अब वो बम्प हो गई 2021 के अंदर, सीधा डबल के अराउंड 26,000 यूनिट बिक गए गाड़ी के। एंड ये एक बहुत मेजर बम्प था। एंड ऐसे सिमिलर स्टैट्स ही स्कोडा के साथ हुए थे। बहुत माइनर से डिफरेंस है, 1,000-2,000 यूनिट का फर्क है, क्योंकि गाड़ियां बहुत सिमिलर हैं, तो स्टैटिस्टिकली भी डेटा बहुत सिमिलर है दोनों गाड़ियों का। एंड अगर हम 2020 से 2021 की बात करें तो 26,000 से सीधा 42,000 यूनिट सेल किए फोक्सवैगन ने, जो कि एक मेजर बम्प था। एंड ये भी डिनोट कर रहा था कि फोक्सवैगन राइट ट्रैक पे था, अच्छी गाड़ियां बिक रही थी, अच्छी वॉल्यूम्स ला रही थी गाड़ियां, एंड उनका जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं अचीव हो रहा था, ब्रेक इवन हो रहा था। जितनी इन्होंने 2 बिलियन इन्वेस्ट किए थे इंडिया के अंदर, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आने लगे थे। 2023 में भी अगर हम देखें तो 42,000 से 43,000 सेल्स हो गई थी। यहाँ पे तकरीबन 2% के आसपास का फर्क था फोक्सवैगन के लिए। लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम था 2 साल के अंदर कि स्कॉडा नेगेटिव में आई थी, एंड उनकी कार्स जो थी वो 9% नेगेटिव में चली गई थी, क्योंकि इनकी सुपर्ब और इनकी ऑक्टाविया जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब इसके बाद 2023 से 24 के अंदर सबसे मेजर चेंज आता है, जहां पे दोनों ब्रांड्स, अभी पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो पूरे ईयर के स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखा सकता मैं आपको, बट मंथली स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप अभी देखो मार्च 2023 से 2024 कंपेयर करोगे, वर्टिस ही एक लौती गाड़ी है जो कि पॉजिटिव नंबर्स लेके आई है, उसी ने ग्रोथ दिखाई है 2% के अराउंड की जो है। बाकी सारी की सारी गाड़ियां जो लिस्ट में है वो सारी की सारी नेगेटिव में है। एंड यहीं पे फोक्सवैगन एंड स्कोडा कहीं ना कहीं अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं यार कि हमने इतनी मेहनत करी, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट्स निकाले, उसके बाद भी हम रॉन्ग ट्रैक पे कैसे आ गए। तो उसका एक बहुत सिंपल रीजन ये है कि इंडिया में लोगों को अपडेट्स बहुत आसानी से चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। किया को देखो, हुंडई को देखो, मारुति को देखो, टोयोटा भी आज के डेट में तो जल्दी जल्दी गाड़ियां अपडेट कर रही है, जल्दी जल्दी फेसलिफ्ट्स आ रहे हैं। तो वही एक रीजन है कि लोगों को ना बोरियत बहुत जल्दी हो जाती है। 4 साल हुए नहीं, उनको एक नया प्रोडक्ट, एक नई गाड़ी चाहिए। तो इंडिया में अभी प्रॉब्लम इनके साथ ये हुई है कि इनके पास कुछ इक्विपमेंट ऑन ऑफर थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि काफी सारी गाड़ियों की इस सेगमेंट के अंदर, जैसे सेल्टोस वाले सेगमेंट, क्रेटा वाले सेगमेंट के अंदर अपडेट्स आ चुके हैं, सबके फीचर्स बढ़ चुके हैं, सबके इक्विपमेंट ऑन ऑफर बढ़ चुके हैं। एंड इंडिया का कस्टमर फीचर्स को ही प्रायोरिटाइज करता है, लुक्स को ही प्रायोरिटाइज करता है, रोड प्रेजेंस जो कि बड़ी है उसको प्रायोरिटाइज करता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है इन गाड़ियों के अंदर हल्की हल्की मार खाने लगी है अब, क्योंकि 2020-21 के हिसाब से फीचर्स ऑन पार थे, इक्विपमेंट ऑन ऑफर ऑन पार था, बाकी सारी चीजें एकदम परफेक्टली स्टेबल थी। लेकिन अभी उस हिसाब से नहीं है, अभी के हिसाब से थोड़ा आउटडेटेड होने लगा है वो। इंडियन कस्टमर को नई चीजें चाहिए, नया नया इनको नई नई चीजें ला के देते रहो तो लोगों को पसंद आता है। एंड इंडिया में यही एक चीज है जिसकी वजह से गाड़ियां बिकती हैं। एंड अगर हम बाकी इनकी सेल्स की बात करें तो वो इसीलिए ओवरऑल ग्रोथ नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर हम VW के पोर्टफोलियो में देखें खाली 3 गाड़ियां, टाइगून, टिगवान एंड वर्टिस। टिगवान जो एक प्रीमियम सेगमेंट का आ रहा है वो 30 लाख के ऊपर वाली है, तो उसके बायर्स वैसे ही कम है। एंड अगर हम इनके जो मेन ब्रैकेट था ना जिसके अंदर पोलो आती थी, उस ब्रैकेट के अंदर ना स्कोडा के पास कोई गाड़ी, ना फोक्सवैगन के पास कोई गाड़ी है, जहां की इनको होनी चाहिए, क्योंकि एक एवरेज बाय प्राइस ऑफ एन इंडियन कस्टमर जो है वो 6 से 8 लाख रुपए की होती है। अब इनकी गाड़ियां ही 13 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, तो उस वजह से वो पूरा स्पेस जो है ना 5 लाख से लेकर 13 लाख रुपए का वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। सब 4 मीटर के अंदर इनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि इनके लिए वॉल्यूम्स ला सकती है। किया के केस में सोनेट ले आती है एंड हुंडई के केस के अंदर वेन्यू ले आती है। तो उस सेगमेंट के अंदर, उस प्राइस में, जहां नेक्सॉन सबसे ज्यादा सेल्स लेके आती है, लाख लाख यूनिट गाड़ी के ऐसे ही आराम से बिक जाते हैं, उस सेगमेंट के अंदर फोक्सवैगन स्कोडा के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। एंड इनकी 2.5 स्ट्रैटेजी जो है उसके अंदर ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी तो लॉन्च कर रहे हैं, बट उसके अंदर भी इन्हें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से उसको लॉन्च कर देना चाहिए। 30% टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है इन गाड़ियों को, इन ब्रांड्स को भी काफी बेनिफिट हो सकता है उससे। तो क्लियरली यहाँ पे अगर उनकी गाड़ी जल्दी आ गई, अच्छी सेल्स आ गई, अच्छा वैल्यू प्रोडक्ट लेके आता है, कस्टमर को अच्छे से टारगेट करता है, सारे फीचर्स देता है, सेफ्टी देता है, डायनामिक्स देता है, अच्छे इंजन देता है, तो क्लियरली यहाँ पे गाड़ी जो है वो आराम से निकल सकती है आगे।
बाकी कार से एंड इनकी स्टेक सेल करने वाली प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है। एंड अगर हम एक और बात करें तो इंडिया में एक मेजर फीचर जो कि इंडियन कस्टमर को हर गाड़ी में चाहिए वो है सनरूफ। सनरूफ्स आती हैं इन सब गाड़ियों के अंदर, इनकी सारी कार्स के अंदर आती हैं, बट वो एक रेगुलर सनरूफ आती है। पैनोरामिक सनरूफ्स अब बहुत आम होने लगी हैं, छोटी छोटी सब 4 मीटर कार्स के अंदर भी आने लगी हैं, XUV 3XO के अंदर आने लगी हैं। तो इंडियन कस्टमर की डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, लालच आता जा रहा है लोगों के अंदर, ये नहीं मेरे को और ये चाहिए। एक अगर छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी देखने गया है तो वो यही देखेगा यार कि मेरे को तो पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, सेफ्टी, डायनामिक्स, बाकी सारी चीजें, वारंटी, सर्विस पैकेजेस, ये सब चीजें फिर देखता ही नहीं है पेरेंट, फिर यही देखता है यार मेरे बच्चे ने ये बोला मुझे ये दिलानी है। सो दिस इज समथिंग विच इज लैकिंग इन दर ब्रांड। वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो नहीं ला पा रहे एंड कस्टमर को ना एक ब्रांड की आइडेंटिटी जो है उस हिसाब से शेप नहीं कर पा रहे। हालांकि सर्विस के हिसाब से और उन सब चीजों में बहुत बेटर हुआ है, बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी वो एट पार नहीं है। एंड फोक्सवैगन जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल कार्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है, सेकंड मोस्ट सेलिंग ब्रांड है इन द एंटायर वर्ल्ड। इंडिया में अभी तक 20 साल के बाद भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा, इसी वजह से इन्हें क्वेश्चन करनी पड़ रही है अपनी एबिलिटी टू क्रैक द इंडियन मार्केट एंड टू एंटर द इंडियन मार्केट विद फुल फ्लो। तो इसी वजह से शायद इन्हें ये लग रहा है कि अब इन्हें स्टेक सेल करने पड़ेंगे या फिर इन्हें कोई पार्टनर चाहिए जो कि इनको हेल्प कर सके इंडियन कस्टमर को, इंडियन मार्केट को ज्यादा अच्छे से समझने में। So guys, this was my vlog. Thank you so much for watching this video. If you like this video, like this video and do a big thumbs up. I'll see you next time with some video. Bye bye.